कहानी शुरू होती है 1804 में, जब उत्तरी कैरोलिना के एक समृद्ध किसान जॉन बेल अपनी पत्नी लूसी और बच्चों के साथ टेनेसी के रॉबर्टसन काउंटी में आकर बस गए। रेड रिवर के किनारे बसी ये 320 एकड़ की उपजाऊ भूमि किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। जॉन बेल समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, चर्च के सक्रिय सदस्य थे और उनके व्यापारिक संबंध दूर दूर तक थे। अगले 13 वर्षों तक बेल परिवार ने वह सब कुछ हासिल किया जिसकी एक साधारण अमेरिकी परिवार कल्पना कर सकता था, धन, सम्मान और सुख शांति। लेकिन 1817 की गर्मियों की एक दोपहर ने सब कुछ बदल दिया। जॉन बेल अपने मकई के खेत में टहल रहे थे जब उनकी नजर एक अजीब जीव पर पड़ी। वह जीव एक कुत्ते जैसा दिखता था, लेकिन उसका सिर एक खरगोश जैसा था। जॉन ने अपनी बंदूक निकाली और उस पर गोली चलाई, लेकिन वह जीव हवा में भाप की तरह गायब हो गया। इसके कुछ ही दिनों बाद उनके बेटे ड्रू बेल ने एक विशाल पक्षी देखा जो उनके घर के ऊपर मंडरा रहा था। वह पक्षी इतना बड़ा था कि उसके पंखों की फड़फड़ाहट किसी तूफान जैसी लग रही थी। फिर उनकी बेटी एलिजाबेथ ने एक छोटी बच्ची को पेड़ से लटके हुए देखा, जो देखते ही देखते धुएं में बदल गई। ये केवल शुरुआत थी। प्रकृति के नियम टूटने लगे थे और रेड रिवर की हवाओं में एक अनजाना डर घुलने लगा था। जल्द ही यह रहस्य घर के बाहरी खेतों से निकलकर बेल परिवार के शयन कक्षों तक पहुंच गया। रात के सन्नाटे में घर की दीवारों से खुरचने की आवाजें आने लगी। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य कुत्ता लकड़ी के फर्श को अपने नाखूनों से उधेड़ रहा हो। धीरे धीरे ये आवाजें भारी होती गईं, जैसे कोई भारी पत्थर सीढ़ियों से लुढ़क रहा हो या कोई भारी जंजीर फर्श पर घसीटी जा रही हो। जॉन बेल ने शुरू में इसे चूहों या घर की पुरानी लकड़ी का काम समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन जब उनके बच्चों के बिस्तर से कंबल खुद ब खुद खींचने लगे और उनके तकिए हवा में उड़ने लगे, तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक हिस्सा थी 12 वर्षीय बेट्सी बेल। वह परिवार की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। अदृश्य ताकत ने उसे अपना मुख्य निशाना बनाया। रात को सोते समय बेट्सी के बाल बेरहमी से खींचे जाते, उसके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान उभर आते और कभी कभी उसे हवा में ऊपर उठा दिया जाता। उस समय के चश्मदीदों ने दर्ज किया है कि बेट्सी के शरीर पर उंगलियों के नीले निशान दिखाई देते थे, जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से पकड़ा हो। वह घंटों तक बेहोश रहती और जब होश में आती तो उसे कुछ याद नहीं रहता था। जॉन बेल अपनी बेटी की यह हालत देखकर टूट चुके थे, लेकिन वे अभी भी इस बात को सार्वजनिक करने से डर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि समाज उन्हें पागल करार दे देगा। हफ्तों तक केवल शोर और प्रताड़ना के बाद उस अदृश्य शक्ति ने बोलना शुरू किया। शुरुआत में ये केवल एक कमजोर बुदबुदाहट थी, जैसे कोई बूढ़ी औरत प्रार्थना कर रही हो। लेकिन धीरे धीरे वह आवाज इतनी साफ और तेज हो गई कि पूरा घर गूंज उठता। उसने खुद को केट नाम दिया। जब जॉन बेल के मित्र जेम्स जॉनस्टन ने साहस जुटाकर उस आवाज से पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहती हो, तो उस शक्ति ने उत्तर दिया, मैं एक आत्मा हूँ, मैं हर जगह हूँ। मैं स्वर्ग में भी हूँ और नर्क में भी। मैं पहले भी थी और हमेशा रहूंगी। स्थानीय लोगों के बीच यह अफवाह फैल गई कि यह केट बैट्स नाम की एक महिला की आत्मा है, जिसके साथ जॉन बेल का जमीन को लेकर पुराना विवाद था। केट बैट्स ने मरते समय शाप दिया था कि वह बेल और उसकी संतान का पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अब ये बात गुप्त नहीं रह गई थी। रेड रिवर और आसपास के गांवों के लोग बेल फार्म पर जमा होने लगे। जो लोग इसे मजाक समझते थे, वे वहां जाकर पसीने पसीने होकर लौटते। वह आत्मा न केवल बातें करती थी, बल्कि वह लोगों के गुप्त राज खोल देती थी, बाइबल की आयतें उल्टी पढ़ती थी और एक ही समय में 2 अलग अलग जगहों पर होने वाली बातचीत को शब्दशः दोहरा देती थी। एक बार उस आत्मा ने एक साथ 2 अलग अलग चर्चों में दिए जा रहे उपदेशों को घर में बैठे लोगों को सुनाया, जो कि उस समय की तकनीक के हिसाब से असंभव था। जॉन बेल का घर अब एक घर नहीं, बल्कि एक डरावनी प्रयोगशाला बन चुका था, जहां भौतिक विज्ञान के नियम काम नहीं करते थे। बेल फार्म की घटनाओं ने पूरे टेनेसी और केंटकी में तहलका मचा दिया था। अब ये केवल एक स्थानीय अफवाह नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका था। 1819 में अमेरिका के प्रसिद्ध जनरल और भविष्य के राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन ने इस रहस्य की सच्चाई जानने का फैसला किया। वे अपने साथ कुछ सैनिकों और घोड़ों की एक टुकड़ी लेकर रेड रिवर पहुंचे। जैक्सन युद्ध के मैदान के मजे हुए खिलाड़ी थे और उन्हें भूत प्रेत की बातों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था।
जैसे ही जैक्सन का काफिला बेल फार्म की सीमा के पास पहुंचा, एक ऐसी घटना घटी जिसने जनरल को स्तब्ध कर दिया। उनके भारी भरकम घोड़े और पहियों वाला रथ अचानक रुक गया, जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उन्हें रोक लिया हो। सैनिकों ने घोड़ों को चाबुक मारा, पहियों को धक्का दिया, लेकिन रथ टस से मज नहीं हुआ। तभी हवा में एक कर्कश और तेज आवाज गूंजी। ठीक है जनरल, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपसे आज रात मिलूंगी। जैसे ही आवाज शांत हुई, घोड़े अपने आप दौड़ने लगे। जैक्सन उस रात बेल फार्म में रुके। उनके साथ मौजूद एक सैनिक ने खुद को चुड़ैल का शिकारी कहा था और दावा किया था कि उसके पास एक चांदी की गोली है जो किसी भी आत्मा को मार सकती है। उस रात जब वह सैनिक डींगे मार रहा था, अचानक वह चीखने लगा। अदृश्य हाथों ने उसे सबके सामने पीटना शुरू किया और उसे घर से बाहर घसीट कर निकाल दिया। जैक्सन ने अगले दिन सुबह होते ही वहां से विदा ली और अपनी प्रसिद्ध टिप्पणी की, मैं ब्रिटिश सेना का सामना कर सकता हूं, लेकिन बेलविच का नहीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, उस अदृश्य सत्ता का व्यवहार और भी हिंसक होता गया। लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि घर का मुखिया जॉन बेल था। आत्मा ने खुलेआम घोषणा कर दी थी कि वह तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक जॉन बेल खत्म नहीं हो जाता। जॉन बेल की सेहत रहस्यमयी ढंग से गिरने लगी। उन्हें चेहरे और गले के पास तीव्र दर्द होने लगा। अक्सर उनके चेहरे की मांसपेशियां अकड़ जाती थीं, जिससे उनका चेहरा डरावना और विकृत दिखने लगता। इसे आज की भाषा में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जा सकता है, लेकिन उस समय के गवाहों के अनुसार ये तब होता था जब भी वह आत्मा उन्हें शाप देती थी। जॉन जब भी खाना खाने बैठते, उनके मुंह से निवाला छीन लिया जाता या उन्हें थप्पड़ मारे जाते जिससे वे खाना नहीं खा पाते थे। वह धीरे धीरे कंकाल की तरह दिखने लगे थे। उनकी आवाज खो गई थी और वे केवल इशारों में बात कर पाते थे। इसी दौरान बेट्सी बेल को जोशुआ गार्डनर नाम के एक स्थानीय युवक से प्यार हो गया। दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन केट ने इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया। जब भी बेट्सी और जोशुआ साथ बैठते, वह आत्मा उनके बीच में आकर चिल्लाने लगती, बेट्सी बेल, जोशुआ से शादी मत करना। आत्मा ने बेट्सी को शारीरिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि वह बीमार रहने लगी। जोशुआ ने भी महसूस किया कि उनकी जान को खतरा है। अंततः अपनी गरिमा और परिवार की शांति के लिए बेट्सी ने भारी मन से जोशुआ के साथ अपनी सगाई तोड़ दी। जैसे ही सगाई टूटी, आत्मा ने खुशी में गीत गाना शुरू कर दिया। यह इस बात का प्रमाण था कि वह आत्मा केवल डराना नहीं चाहती थी, बल्कि वह बेल परिवार के हर सुख को नष्ट करना चाहती थी। दिसंबर 1820 की सुबह जॉन बेल अपने बिस्तर से नहीं उठे। वे गहरी बेहोशी की स्थिति में थे। जब उनके बेटे जॉन बेल जूनियर ने दवा की अलमारी की जांच की तो वह हैरान रह गया। जॉन की नियमित दवा की बोतल गायब थी और उसकी जगह एक अजीब सी काली बोतल रखी थी जिसमें गहरा, चिपचिपा तरल भरा था। परिवार ने तुरंत डॉक्टर जॉर्ज होपंट को बुलाया। डॉक्टर ने उस तरल की गंध ली, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाए। तभी घर में केट की आवाज गूंजी, जो अत्यंत प्रसन्न लग रही थी, उसे जगाने की कोशिश मत करो। मैंने रात को उसे वह तरल पिला दिया है और अब वह कभी नहीं जागेगा। डॉक्टर ने उस तरल की एक बूंद घर की बिल्ली की जीभ पर रखी। बिल्ली ने 2 बार झटके खाए और वहीं दम तोड़ दिया। जॉन बेल की सांसें धीरे धीरे थमने लगी और उसी सुबह उनकी मृत्यु हो गई। जॉन बेल के अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग उमड़े। ये टेनेसी के इतिहास का सबसे बड़ा जनाजा था, लेकिन वहां भी शांति नहीं थी। जैसे ही ताबूत को जमीन में उतारा जा रहा था, लोग डर से कांप उठे। हवा में वह आवाज फिर से गूंजने लगी। वह आत्मा तेज आवाज में शराब पीने वाले गीत गा रही थी और अट्टहास कर रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, जॉन बेल चला गया, अब मैं खुश हूँ। जॉन बेल की मृत्यु के बाद घर में कुछ शांति तो हुई, लेकिन वह शक्ति अभी भी वहां मौजूद थी। उसने अपनी अगली योजना के बारे में संकेत देने शुरू कर दिए थे। वह अब लूसी बेल, जॉन की विधवा, से बात करने लगी थी और उसने वादा किया था कि वह जल्द ही एक लंबे अंतराल के लिए चली जाएगी। जॉन बेल की मृत्यु के बाद उस अदृश्य आत्मा का क्रोध अचानक शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे उसका मुख्य उद्देश्य पूरा हो चुका था। 1821 की एक शाम, आत्मा ने लूसी बेल और परिवार के अन्य सदस्यों से बात की और एक अंतिम घोषणा की। आत्मा ने कहा कि वह अब जा रही है, लेकिन वह 7 साल बाद यानी 1828 में वापस आएगी। और ठीक वैसा ही हुआ।
1828 में वह जॉन बेल जूनियर के पास लौटी। उसने उसके साथ भविष्य की घटनाओं, सिविल वॉर और आने वाले विश्व युद्धों के बारे में रहस्यमयी भविष्यवाणियां की। इसके बाद उसने अपनी सबसे डरावनी बात कही, अब मैं जा रही हूं, लेकिन ठीक 107 साल बाद 1935 में मैं तुम्हारे किसी वंशज के पास फिर लौटूंगी। 1935 में डॉक्टर चार्ल्स बेली बेल, जॉन बेल के परपोते ने दावा किया कि उनके घर में फिर से अजीब हलचलें शुरू हुई थी। उन्होंने इस पूरे इतिहास पर एक किताब लिखी, लेकिन वह शक्ति पहले जितनी हिंसक नहीं थी। शायद समय के साथ उसकी ऊर्जा कम हो गई थी या उसका बदला पूरा हो चुका था। आज बेल परिवार का वह मूल घर तो मौजूद नहीं है, लेकिन उस जमीन पर स्थित एक प्राकृतिक गुफा जिसे बेलविच केव कहा जाता है, आज भी रहस्य का केंद्र है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जब आत्मा घर से गई, तो उसने इस ठंडी और अंधेरी गुफा को अपना बसेरा बना लिया। आज भी यहां आने वाले पर्यटक और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कुछ ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करते हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझा सकता। गुफा के संकरे रास्तों में चलते समय लोगों को महसूस होता है कि किसी ने उन्हें पीछे से धक्का दिया है। आधुनिक डिजिटल कैमरे और फोन की बैटरी गुफा के भीतर प्रवेश करते ही अचानक शून्य हो जाती है। रिकॉर्डर EVP में आज भी महिलाओं की दबी हुई आवाजें और रोने की ध्वनियां सुनाई देती हैं। बेलविच की कहानी दुनिया की सबसे प्रामाणिक हॉन्टिंग मानी जाती है क्योंकि इसके सैकड़ों लिखित गवाह थे, पड़ोसी, चर्च के पादरी, डॉक्टर और यहां तक कि एक जनरल एंड्रू जैक्सन। क्या वह वास्तव में केट बेट्स का भूत था, या वह कोई पोल्टरजेस्ट घटना थी जो बेट्सी बेल के मानसिक तनाव से पैदा हुई थी? सच्चाई जो भी हो, जॉन बेल की कब्र पर लगा पत्थर आज भी उन लोगों को याद दिलाता है कि कभी कभी हकीकत कल्पना से कहीं अधिक डरावनी होती है। रेड रिवर की लहरें आज भी उसी शांति से बहती हैं, लेकिन एडम्स, टेनेसी के लोग जानते हैं कि रात के सन्नाटे में वह चुड़ैल शायद आज भी वहीं कहीं छिपी है। बेलविच की गाथा केवल एक भूतिया कहानी नहीं, बल्कि मानवीय लालच, बदले और एक अदृश्य शक्ति के वर्चस्व का ऐतिहासिक दस्तावेज है। यह आज भी शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बनी हुई है।